नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम आज दृष्टि का क्रॉनिकल जो घटना चक्र की मैगजीन है, ईयरली मैगजीन, उसको हम अच्छे तरीके से करा रहे हैं। इसकी 5 क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं और प्ले लिस्ट आपका आज दृष्टि क्रॉनिकल आज दृष्टि मैगजीन के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने इस सीरीज को शुरू किया हुआ है। इससे पहले हमारी एक और करंट अफेयर की क्लास चलती है जो क्रॉनिकल मैगजीन की चलती है, जो कि मंथली मैगजीन है। तो उसका भी आप देख सकते हैं, जिसमें अगस्त सितंबर का महीना हो चुका है और जुलाई अगस्त का महीना हो चुका है और सितंबर का महीना ख़त्म होने के कगार पे है। तो पेपर से पहले आपको सारे सितंबर से लेकर जुलाई से लेकर दिसंबर तक के सारे मंथली मैगजीन को भी अच्छे से करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यह जो आपकी क्लास है, आगामी पेपर यूपी पीसीएस का प्री हो, चाहे यूपी पीसीएस का जो आरओ का एग्जाम का प्री एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का प्री एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपको अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो करंट अफेयर है 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के नए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहुंच गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे डिस्क्रिप्शन होगा यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से जाके आप लिंक दिया होगा सारे चैनल्स का, सोशल मीडिया अकाउंट्स का, तो वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो अब आज क्लास में हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, आपको पता होगा कि इस क्लास में हम 5 टॉपिक को, या छोटी टॉपिक है तो 5 टॉपिक और बड़ा टॉपिक है तो 4 टॉपिक हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पढ़ चुके हैं, देखिए डिजिटल, देखिए एक सेकंड रुकिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम इसको, एक सेकंड, ये सब भी हम पढ़ो, संविधान हत्या दिवस, ये सब पढ़ो, वैश्विक सम्मेलन, हाँ ये वाला अधिनियम भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम है, दूरसंचार अधिनियम वाला अधिनियम भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे हमको पढ़ना है, आज के जो हम 4 या 5 टॉपिक आपके जो होंगे वो हम पढ़ना है। देखिए पहले आपको पढ़ना है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम, उसके बाद एक पढ़ना नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ना है आपको, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल, इसको पढ़ना है अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ेंगे जो मोदी की सरकार बनी है नई वाली, मोदी सरकार 3.0, तो उसमें क्या क्या हुआ, किसके कितने सीटें जीत के आए हैं और कौन कौन से सांसद सबसे कम उम्र के हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। मतलब 18वीं लोकसभा, कुल मिलाकर के जो मोदी सरकार 3.0 मतलब है कि 18वीं लोकसभा के बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, बस 18वीं लोकसभा को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम ये 4 पॉइंट्स को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट्स को रखेंगे, क्योंकि देखिए बड़ा है तो 4 ही पॉइंट्स को रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपका है कि लोक परीक्षा अनुचित साधन एवं निवारण अधिनियम 2024। ठीक है, सार्वजनिक परीक्षाओं में बढ़ते कदाचार के लिए कारण उनके आयोजन में देरी तो होती है, साथ साथ परीक्षाओं के रद्द होने घोषित कर दी जाती है, जिससे लाखों युवाओं के भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये तो पढ़ने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो याद करने के लिए है, वो नीचे अंडरलाइन किया हुआ। ठीक है, सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीके या उनके द्वारा किए गए अपराधों से निपटने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट कानून देश या अस्तित्व नहीं था। इस परिप्रेक्ष्य में यह अवश्य हो गया था कि परीक्षा प्रणाली में सुभेद्यता का लाभ उठाने वाले तत्वों की पहचान कर एक व्यापक केंद्रीय कानून द्वारा उसे प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा। ज्ञातव्य है कि 18 जून 2024 को भारत के 317 शहरों में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षा, देखो 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा जो आयोजित हो रही थी उसको भी रद्द कर दिया गया। अब देखिए आपको नीट वाला मुद्दा देखिए, परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित नीट यूजी 2024 की परीक्षाओं में अनियमितताएं पाने के कारण उसमें शिक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा प्रक्रिया को उच्च स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, तो आपको पता है कि नीट का भी परीक्षा कुछ स्तर पर वहाँ पे कुछ अनुचित साधन का उपयोग करते हुए कुछ लोगों को, मतलब कुछ लोगों की परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, दोबारा कराया गया है। ठीक है, तो इसके संबंध में क्या बना है, देखिए 21 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के प्रावधानों को लागू करने के राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, तो कब लागू किया गया, अधिसूचना जारी की गई है 21 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा, इसके द्वारा राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, कौन सा बिल, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। ठीक है, ध्यानतम है कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 5 फरवरी 2024 को लोकसभा से पेश हुआ,
लोकसभा में कब पेश हुआ, तो लोकसभा में आपका 5 फरवरी 2024 को पेश हुआ, 6 फरवरी को लोकसभा तथा 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हो गया और 12 फरवरी को राष्ट्रपति ने इसको साइन कर दिया। ठीक है, तो देखिए आपको क्या देखना है कि कब पास हुआ लोकसभा से, लोकसभा से पारित कब हुआ, देखिए लोकसभा से आपको पारित हुआ 6 फरवरी और राज्यसभा से 9 फरवरी को और राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को इस पर साइन कर दिया और मंजूरी दे दी। ठीक है, लोक परीक्षा अनुचित साधन अधिनियम 2024 का उद्देश्य लोक परीक्षाओं को अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, अनुचित साधनों को रोकना है। अब ये नीचे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं जिसके तहत परीक्षा होती है, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण अधिकरण, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग, जो भी मतलब कि अगर अपने मंत्रालय और विभाग भी अपने परीक्षा कराते हैं तो भी इस कानून के तहत समाहित है। यह अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं के संबंध में कई अपराधों को परिभाषित करती है। यह किसी भी अनुचित साधन के इस्तेमाल की साजिश रचने वाले या मिलीभगत करने पर रोक लगाती है। निर्दिष्ट अपराधों के लिए 3 से 5 वर्ष की सजा, 5 साल की तक की सजा तथा कैद तथा 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान अधिनियम में है। ठीक है, क्या है कि देखिए यह किसी भी अनुचित साधन के इस्तेमाल की साजिश रचने या मिली भगत करने पर रोक लगाती है। ये सब करते हैं आप तो क्या होता है, 3 से 5 साल की सजा होती है और 10 लाख तक का जुर्माना हो जाता है। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और असमनीय हैं। ठीक है, संगठित अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों को अगर संगठन में होकर काम करते हैं, अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं, या व्यक्ति समूह को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की सजा, अगर संगठन में करते हैं तो 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, न्यूनतम पुलिस अधीक्षक, डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक वाले अधिकारी इस अधिनियम के अपराधों का जांच करेंगे। ठीक है, डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इस अपराधों की जांच करेगा न्यूनतम स्तर पर। 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन विधेयक भी पास किया गया। ठीक है, तो बिहार ने भी एक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पास किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने भी एक नकल विरोधी कानून को पेश किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि मूलतः यह बौद्ध विहार था जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। गुप्त शासकों के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन तथा पाल शासकों ने आदि संरक्षण किया। तो देखिए क्वेश्चन बन गया कि पूछ सकता है कि गुप्तों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का किस किन राजाओं ने संरक्षण किया, तो किसने किया, जो आपका राजा हर्षवर्धन ने किया जो कन्नौज का शासक था, और उसके बाद पाल वंश के शासकों ने किया। पाल वंश के शासक कहाँ के राजा थे, अब पाल वंश के शासक बंगाल और कुछ बिहार के हिस्सों के शासक थे पाल वंश के शासक। ठीक है, बाद में तुर्कों के आक्रमण सहित अन्य विभिन्न कारणों से 12वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया। ठीक है, 6 शताब्दी पश्चात इस स्थल की खोज किसने की, तो उसके बाद जब पतन जब हो गया तो 6 शताब्दी पश्चात इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1812 में स्कॉटिश शोधकर्ता फ्रांसिस बुकमान हैमिल्टन ने किया। सबसे पहले किसने खोजा, 1812 में स्कॉटलैंड का सर्वेक्षणकर्ता फ्रांसिस बुकनाम हैमिल्टन द्वारा किया गया। लेकिन 1861-62 के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक रूप से पहली बार एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता पहचान दी। 1861-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसको मान्यता दी। मार्च 2006 में बिहार विधानमंडल के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया। ठीक है, तो 2006 में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया। वर्ष 2006 में सिंगापुर की सरकार, जनवरी 2007 में सेबू फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों ने नेताओं ने भी सुझाव प्राप्त थे। ठीक है, तो सिंगापुर की सरकार से वर्ष 2006 में सिंगापुर की सरकार से और जनवरी 2007 में सेबू फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्यों नेताओं द्वारा इसको बनवाने के सुझाव दिए गए भारत सरकार को। 2009 में थाईलैंड में आयोजित चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान का समर्थन किया गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसमें, देखिए 19 जून 2024 को, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो तो आप पढ़ने के लिए है, बाकी का इंपॉर्टेंट फैक्ट इधर है। तो 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा जिले के स्थित राजगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का
उद्घाटन किया। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 लागू होने के बाद आधुनिक विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया। तो 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया और नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 लागू होने के बाद, ठीक है, इस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से कार्य प्रारंभ किया। तो जो 2010 में विश्वविद्यालय बना था, इसने अपना कार्य प्रारंभ किया कहाँ से? नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से, ठीक है। बिहार सरकार ने नए नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए राजगीर में 455 एकड़ भूमि प्रदान किया। तो 455 एकड़ भूमि पे विश्वविद्यालय बन रहा है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का अस्थायी परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के निकट राजगीर में निर्मित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों के बीच संयुक्त महासहयोग के रूप में की गई है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए थे, ठीक है। तो 17 देशों के मिशन प्रमुख और कई अतिथि शामिल थे इसके उद्घाटन में। नया नालंदा विश्वविद्यालय एक गैर लाभकारी स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होगा। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया जो हुआ है। भारत के राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। तो भारत के राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे, कुलाध्यक्ष, ठीक है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को क्या बनाया गया है? इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया है। तो प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। और क्या? जबकि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह को नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति के रूप में प्रोफेसर अभय कुमार सिंह को नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति बनाया गया, ठीक है। तो कुलाधिपति कौन है? देखिए, कुलाध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं। कुलाधिपति कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह क्या है? अंतरिम कुलपति, मतलब इंटरिम वाइस चेयरमैन, चांसलर है इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल। ये क्या है? देखते हैं इसको अच्छे से। तो भुज स्थित भुज कहाँ? भुज गुजरात स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय इस क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक भीषण भूकंप आया था। तो आपको याद रखना कि कब भूकंप आया था गुजरात में? 26 जनवरी 2001 को एक भीषण भूकंप कहाँ पे आया था? गुजरात के भुज में, ठीक है। रिक्टर स्केल पे इसका कितना पैमाना था? 7.9 दर्ज किया गया था, ठीक है। अधिकेंद्र इसका भुज में था। इस भूकंप के कारण केवल कच्छ जिले में 12,934 लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। 15.323 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए थे इससे। 15 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे लगभग। 13 जून 2024 को प्रिक्स वर्सेल के तहत वर्ष 2024 के लिए विश्व का सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो स्मृति भवन को प्रिक्स वर्सेल के तहत। उल्लेखनीय कि प्रिक्स वर्सेल के इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय की सूची जारी की गई है, ठीक है। इस सूची में 7 नव संचालित या नवीन प्रक्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। A4 आर्ट म्यूजियम चेदुंग चीन का है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम गीजा का मिस्र है। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुज भारत का है। सिमोस आर्ट म्यूजियम ओटाके जापान का है। पैलेस हेट लू एपेल्ड्रान नीदरलैंड का है। ओमान क्रॉस एजेस म्यूजियम मनाह ओमान का है। और पोलिस सिटी म्यूजियम वार्सो पोलैंड का है। भुज गुजरात स्थित स्मृति भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित ब्रिक्स वर्सेल अवार्ड के लिए अल्प सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो अल्प सूचीबद्ध किसको किया गया? स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को। भारत में स्थित पहला ऐसा संग्रहालय है जिसे इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्मृति वन भूकंप स्मारक एवं संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो कब किया था इसका उद्घाटन? 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यह आधुनिक भारत में अब तक का निर्मित सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय है। तो आधुनिक भारत का सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय यह है। भुज के उपनगरीय क्षेत्र भुजियो डूंगर नामक एक छोटी पहाड़ी पर स्थित यह परिसर 770 एकड़ में अधिक है, ठीक है। तो कहाँ है? भुज के उपनगरी कौन सा है? भुजियो डूंगर नामक एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। भुजियो डूंगर नामक एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, 770 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। तो भुज का एक उपनगर है भुजियो डूंगर, वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी पे स्थित है ये।
यह संग्रहालय 300 से अधिक पुराने भुजिया किले के साथ भी क्षेत्र साझा करता है। तो 300 वर्षों से अधिक पुराने भुजिया किले से भी साझा करता है क्षेत्र। इस स्मारक एवं संग्रहालय को प्रसिद्ध वास्तुकार राजीव कठपालिया ने डिजाइन किया। तो किसने किया? इसके वास्तुकार कौन से हैं? राजीव कठपालिया। स्मृति वन भूकंप स्मारक में विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन भी स्थित है, जिसमें 4.5 लाख पेड़ अधिक हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन कहाँ पे है? तो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुज, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन है, जिसमें कितने पेड़ हैं? 4.5 लाख से अधिक पेड़ हैं। इसमें 4.5 लाख से अधिक पेड़ भी हैं। प्रिक्स वर्सेल क्या है? प्रिक्स वर्सेल को विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2015 में प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा घोषित प्रिक्स वर्सेल वास्तुशिल्प प्रतियोगिता की एक श्रृंखला है, जो विश्व भर में बेहतरीन समकालीन परियोजनाओं पर प्रकाश डालती है। अब एक 18वीं लोकसभा के बारे में है, जिसको आप मोदी 3.0 भी कह सकते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव 543 सदस्यों सीटों के 7 चरणों में हुआ। तो आपको याद रखना है कितने सीटों पर चुनाव हुआ? 543 पे। 543 में नहीं, 542 पे हुआ था। अभी आगे हम बताएंगे। 7 चरणों में हुआ था। 19 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था। 1 जून 2024 को मतदान संपन्न हो गया था। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान हुए थे। यह संसदीय चुनाव भारत के चुनावी इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मतदान है। देखिए, यह संसदीय चुनाव भारत के चुनावी इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मतदान है। इससे पहले 1951 का चुनाव हुआ था। ठीक है। देश का प्रथम चुनाव अब तक का सबसे लंबी अवधि का चुनाव है, जो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के मध्य चला था। 4 अवधि के लिए चला था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1980 के आम चुनाव मतदान केवल 4 दिनों की अवधि में संपन्न हुआ था। ठीक है। तो 1980 का जो चुनाव था वो 4 दिनों में संपन्न हो गया था। सबसे कम दिन उसमें लगा टाइम 4 दिनों में संपन्न हो गया था 1980 का चुनाव। ठीक है। 2024 आम चुनाव में लगभग 96.88 करोड़ मतदाता मतदान के लिए पंजीकृत थे। ठीक है। तो 96.88 करोड़ मतदाता मतदान के लिए पंजीकृत थे 2024 के चुनाव में। 96.88 करोड़ मतदाता, 96.88 करोड़। विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचक मंडल है यह। ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचक मंडल, जिसमें इतने वोटर हैं। आम चुनाव 2024 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% की मानक दिव्यांगता वाले लोगों को के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई इस बार। ठीक है। ग्रेट निकोबार द्वीप के सोमपेन जनजाति पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान करेगी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट निकोबार द्वीप की एक सोमपेन जनजाति है, जो पहली बार आम चुनाव में भाग लेगी और वोटिंग करेगी। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 में दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग प्रेरित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता और 13 तीरंदाज शीतल देवी को ECI राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। शीतल देवी को ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। ठीक है। ECI के अनुसार आम चुनाव 2024 में सभी चरणों में कुल मिलाकर कितना मतदान हुआ? देखिए 65.79% मतदान हुआ। सभी 7 चरणों में कितना मतदान हुआ? 65.79 मतदान हुआ। ठीक है। हालांकि उपयुक्त आंकड़ों सकल मतदाता इंगित नहीं करता, क्योंकि इसमें डाक मतों की संख्या इसमें पोस्टल बैलेट वोट्स की संख्या शामिल नहीं है। 6 जून 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक लक्षद्वीप में मतदान हुआ। कितना? 84.16%। 84.16% सर्वाधिक मतदान हुआ कहाँ पे? लक्षद्वीप में। जबकि बिहार में 56.19% मतदान हुआ। 56.19% बिहार में हुआ। और उत्तर प्रदेश में 56.92%। 56.92% उत्तर प्रदेश में। 56.92% उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ। तो आपको बस इतना रखना। ओवरऑल कितना मतदान हुआ? 65.79% ओवरऑल हुआ। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे मतदान हुआ? लक्षद्वीप में 84.16%। ठीक है। और जबकि बिहार में कितना हुआ? 56.19% हुआ। उत्तर प्रदेश में कितना हुआ? 56.92%। तो सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ हुआ? आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में। और सबसे कम राज्य बिहार में हुआ। और उत्तर प्रदेश में 56.92% मतदान हुआ। आगे बढ़ते हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आम 2024 7 चरणों में मतगणना 4 जून को। तो मतगणना कब हुई उसकी? मतगणना आपकी 4 जून को संपन्न हुई।
2024 का मतगणना केवल 542 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में संपन्न हुई। 500 तो 500 मतगणना 542 क्षेत्रों में हुई। उल्लेखनीय है कि गुजरात स्थित लोकसभा क्षेत्र, सूरत लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के, देखिए क्या है कि उल्लेखनीय यह है कि देखिए 542 में मतगणना हुई। गुजरात स्थित सूरत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश कुमार चंद का दलाल निर्विरोध विजयी हो गए। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे सूरत से, मुकेश कुमार चंद का दलाल निर्विरोध हो गए, उनके सामने वाला कैंडिडेट उठा ही नहीं। ठीक है, तो उनको पहले ही जीत घोषित कर दिया गया। ठीक है, घोषित परिणाम के अनुसार 18वीं लोकसभा में बीजेपी को सर्वाधिक कितने सीट मिले? देखिए भारतीय जनता पार्टी को 18वीं लोकसभा में कितने सीट मिले? 240 सीट मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बीजेपी के बाद 99 सीट दूसरे नंबर पर मिले, और तीसरे नंबर पर 37 सीट पाने वाली कौन सी पार्टी बनी? समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी 37। और चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा? 29 सीटों के साथ आपको आ जाएगी आपकी तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। तो पहले नंबर पर कौन है? भारतीय जनता पार्टी 240 सीट, बीच कांग्रेस 99 सीट के साथ दूसरे पे, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे, 29 सीटों के साथ टीएमसी आपकी चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पर 22 सीटों के साथ आपकी आ जाएगी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कजगम। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्यौरा दिया हुआ भारतीय जनता पार्टी 240 सीट। इसका अब इसका मत प्रतिशत देखना है आपका। 240 सीटों के साथ मत प्रतिशत कितना था? 36.56%। 36.56% पाया। 99 सीटें पाई है कांग्रेस ने, 21.19% इसको वोट मिला है। 37 सीटें पाई समाजवादी पार्टी ने, 4.58% वोट मिला है। 29 सीटें टीएमसी ने पाई है, 4.37% वोट मिला। डीएमके 22% वोट पाई, 22 सीट पाई है। तेलुगु देशम पार्टी 16 और 12 सीटें आपकी जनता दल यूनाइटेड ने पाई है। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि इसी की सरकार चल रही है। जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की कितनी सीटें हैं? तो तेलुगु देशम पार्टी की 16 सीटें हैं और जनता दल यूनाइटेड की 12 सीटें हैं। इसी से सरकार चल रही है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में आईएनसी के सांसदों की संख्या 98 हो गई, क्योंकि राहुल गांधी ने 2 जगह चुनाव लड़ा था ना, तो इस्तीफा दे दिया। लोकसभा निर्वाचन के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 80 लोकसभा में 37 सीटें जीती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक मत से जीतने वाले 30 कैंडिडेट, तो 30 पे कौन कौन से हैं? देखिए सबसे ज़्यादा मत से जीतने वाले कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के धुबरी सीट से असम से कौन जीता है? रकीबुल हुसैन। तो असम की धुबरी सीट से, असम का सीट है ये, असम धुबरी कहाँ से है? असम धुबरी, असम से कौन जीता है? रकीबुल हुसैन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पे जीते हैं। कितने वोटों से जीते हैं? 10,12,476 वोटों से, 10,12,476 वोटों से धुबरी से जीते हैं। सर्वाधिक मार्जिन वाले जीत है ये रकीबुल हुसैन। दूसरे नंबर पे आपके हैं भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान, जो कि विदिशा से जीते हैं, मध्य प्रदेश से 8,21,000 वोट से, 8,21,000 से शिवराज सिंह चौहान। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के CR पाटिल हैं, जो कि नवसारी गुजरात से जीते हैं 7,73,000 वोट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त सूची के निर्माण में इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर चुनाव विजयी उम्मीदवार के साथ मतदान ज़्यादा मत नोटा के विकल्प को प्राप्त हुआ। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? देखिए 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन सा? तो 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद आपके हैं पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज कौन है? जो 25 साल के हैं, 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ है। ये कहाँ के लोकसभा कहाँ से बने हैं? लोकसभा कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र से ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने हैं। ठीक है, तो पुष्पेंद्र सरोज जो 25 साल के हैं, सबसे युवा सांसद हैं। इनका जन्म 1999 में हुआ, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बन के आए हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद, सबसे युवा महिला सांसद आपकी हैं, तो आपकी सबसे युवा महिला सांसद वाराणसी में जन्मी प्रिया सरोज है, जो कि 25 साल की हैं। 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु की महिला सांसद बनी है, जो 23 नवंबर 1998 में का जन्म हुआ। ये 2024 में मछली शहर संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनी है। ठीक है, तो युवा मतलब अगर पुरुषों में देखा जाए तो पुष्पेंद्र सरोज, जो कि कौशाम्बी से जीते हैं समाजवादी से, और आपके महिलाओं में देखा जाए तो प्रिया सरोज, जो कि मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का निर्वाचन 2024 में कुल 74 महिलाएं 13.63 सांसद के रूप में निर्वाचित हुई। तो 2024 में कितनी महिलाएं सांसद बनी? 74 महिलाएं, जिनका परसेंटेज कितना है? 13.63%, 13.63%। जबकि 2019 के आम चुनाव में 78 महिलाएं जीती थी, 78 महिला। इस बार 4 महिलाएं कम जीती हैं। ठीक है, तो 74 महिलाएं आपकी जीती हैं, पिछली बार 78 महिलाएं जीती थी। आपकी बार परसेंटेज कितना महिलाओं का? 13.63% है।
7 जून 2024 को नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः मतलब इसमें बता रहा है कि प्रधानमंत्री बने, ठीक है। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे आदमी हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शपथ लिया। तो 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शपथ लिया, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इसको याद रखना। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं ने विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल हुआ? शामिल विदेशी अतिथियों में कौन कौन है? रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति, मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति, शेख हसीना जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री शामिल थे, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, शेरिंग तोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री और अहमद अफीक सेशल्स के उस राष्ट्रपति शामिल थे, ठीक है। तो रानिल विक्रमासिंघे, तो ये सब लोग आपके शामिल थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, ठीक है। तो आपका ये 4 पॉइंट आपका कवर हुआ आज के क्रॉनिकल, जो आपका ये आई दृष्टि का मैगजीन करा रहे हैं हम आपको, उसके जो 4 पॉइंट हमने कवर करा रहे थे आज क्लास में, वो कवर हुआ, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे। IDST करंट अफेयर के नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आप हमारे एक इनिशिएटिव और है जो क्रॉनिकल मैगजीन की, उसको भी देख सकते हैं और ज़्यादा उसको शेयर कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से सूचित किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।